एलारिया किंगडम एक जगमगाता हुआ मुल्क था जहां रोज सुबह सूरज की रोशनी ब्लू क्रिस्टल लेक्स पर चमकती थी। लेकिन एलारिया की सबसे खूबसूरत चीज उसकी रानी अमारा थी, एक हीलर, एक विजडम बेरर और एक वुमन जिसके दिल में सिर्फ शफकत थी। रानी के पास एक पुरानी विरासती कुदरत थी, द लाइट ऑफ एलारा। ये एक रोशनी थी जो किसी भी चीज को जिंदा, नरम और हील कर सकती थी, जख्मों से लेकर मुरझाए फूल तक। रानी अमारा ने इस लाइट को कभी मिसयूज नहीं किया, लेकिन एक औरत थी जिसे इस कुदरत की हमेशा चाह थी, काली चुड़ैल। काली चुड़ैल को यकीन था कि अगर वो लाइट ऑफ एलारा अपने अंदर ले आए तो वो दुनिया की सबसे ताकतवर बन सकती है। जब रानी अमारा की बेटी पैदा होने वाली थी, काली चुड़ैल ने अपने हवस में आकर एक डार्क स्पेल क्रिएट किया। इफ द चाइल्ड कैरीज द लाइट, आई विल टेक इट। रानी ने ये प्रेमोनिशन महसूस की और बच्ची को बचाने के लिए एक ऐसी जगह बनाई जहाँ कोई पहुँच ही नहीं सकता, एक फ्लोटिंग आइलैंड टावर जो जमीन से इतना ऊपर था कि बादलों के पीछे गायब रहता। और जब प्रिंसेस नूर पैदा हुई, उसके बाल रोशनी से चमक रहे थे, सिल्वर गोल्ड ग्लो, जैसे तारे जिंदा हो गए हो। ये साबित करता था कि लाइट ऑफ एलारा अब उसके अंदर रह रही है। रानी जानती थी काली चुड़ैल नूर को कभी छोड़ने वाली नहीं, और उन्होंने नूर को एक एन्चांटेड फ्लोटिंग टावर में छुपा दिया। प्रिंसेस नूर को बचपन से टावर के अंदर ही पाला गया। टावर जमीन से हजारों फीट ऊपर एक जगह रुका रहता, बारिशों, तूफानों और बादलों के बीच। उसका फ्लोर ग्लास क्रिस्टल से बना था और वॉल्स शिमरिंग वाइन से कवर्ड थे, जिससे हर रोज नई ग्लोइंग पैटर्न्स बनती रहती। नूर के बाल घुटनों तक नहीं, टावर के फ्लोर तक झूलते थे। उनके बालों में छुपी रोशनी जब भी वो गाती या हंस पड़ती, कमरे में हवा हल्के से चमक उठती। नूर को टावर में रहना बुरी बात नहीं लगती थी। रानी अमारा उससे हर हफ्ते एक मैजिकल मिरर के जरिए मिलती थी। उनका प्यार टावर की तन्हाई को धुंधला देता। लेकिन एक चीज थी जो नूर को परेशान करती थी, शी कुड नेवर गो आउटसाइड। हर बार जब वो नीचे दुनिया देखने की कोशिश करती, उसे बस बादल ही दिखते। एक रोज वो रानी से बोली, मामा, जमीन कैसी होती है? क्या फूल सच में इतने सॉफ्ट होते हैं? रानी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जमीन खूबसूरत भी है और खतरनाक भी, और तुम्हें अभी उससे बचना होगा। लेकिन एक सवाल हमेशा नूर के दिल में उठता था, किससे बचना होगा? इसका जवाब रानी ने कभी नहीं दिया। जमीन पर इलारिया के डेंस फॉरेस्ट में एक वॉन्डरर फारिस अकेला घूमता था। फारिस एक पाथ फाइंडर था, जिसे हर जंगल, हर पहाड़ और हर रास्ते की हवा तक पहचान थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी थी, वह लॉस्ट चीजों को ढूंढ लेता था, लोग, रास्ते या राज। एक रात उसने आसमान में एक अजीब सा ग्लोविंग आइलैंड देखा, जहाँ से सिल्वर लाइट नीचे फॉल हो रही थी जैसे बरसात। इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो हवा में लटकती हो, फारिस ने हैरानी से कहा। क्यूरियोसिटी ने उसे खींच लिया और उसने उस फ्लोटिंग आइलैंड को ढूंढना शुरू किया। फॉरेस्ट के ओल्ड गार्डियंस ने उसे रोका। स्टे अवे बॉय, दैट आइलैंड बिलोंग्स टू काली चुड़ैल। लेकिन फॉरेस्ट ने सुनना कब का छोड़ दिया था। उसके दिल में किसी अजीब चीज की ख्वाहिश जग चुकी थी। एक दिन नूर टावर की बालकनी पर खड़ी गा रही थी। उसकी आवाज पूरे स्काई में गूंज रही थी। जब वह गाती थी, हवाएं ग्लिटर बन जाती थी। फारिस ने यह आवाज नीचे फॉरेस्ट से सुनी। यह आवाज इंसानी नहीं लगती, इट्स टू डिवाइन। उसने टावर को ढूंढने की कोशिश की और एक पहाड़ के टॉप पर जाकर जंप लगाया। पता नहीं कैसे, लेकिन एक मैजिकल अपड्राफ्ट ने उसे ऊपर उठा लिया। फारिस टावर की लोवेस्ट बालकनी तक पहुंच गया। वह शॉक में था और नूर अपने टावर की एज पर थी और उसने पहली बार कोई अनफैमिलियर इंसान देखा। तुम कौन हो? नूर ने बुलबुले सी उत्सुकता से पूछा। फारिस जाकर स्टन्ड हो गया। उस लड़की के बाल लिटरली ग्लोइंग थे, जैसे स्टार्स मेल्ट हो रहे हो। आई हर्ड योर सॉन्ग, फारिस ने कहा, और मैं यहाँ आ गया। नूर हंस पड़ी। लोग गाना सुनकर ऊपर आसमान में नहीं आ जाते? मैं नॉर्मल लोगों जैसा नहीं हूँ, फारिस क्यूट कॉन्फिडेंस से बोला। यह नूर की जिंदगी का पहला वक्त था जब उसे टावर के बाहर की दुनिया का एक इंसान मिला, और पहली बार उसके दिल में एक स्पार्क जगा, फ्रीडम का। फारिस हर दूसरे दिन टावर के पास पहुंच जाता।
कभी फ्लोटिंग रॉक्स के बीच स्लाइड होकर, कभी मैजिकल करंट्स के थ्रू। नूर उससे जमीन के बारे में क्वेश्चंस करती रहती। फूल की स्मेल कैसी होती है? लॉग एक दूसरे को देखकर कैसे मुस्कुरा देते हैं? क्या दरिया सच में गाता है? फारिस उससे सब कुछ डिटेल में बताता। फूलों की सॉफ्टनेस, मिट्टी की स्मेल, चिड़ियाओं की आवाज और बारिश की खुशबू। नूर की आंखों में हर बात सुनकर चमक आ जाती थी, जैसे उसके बालों की रोशनी भी उसकी फीलिंग्स फॉलो करती हो। फारिस एक दिन बोला, तुम्हें टावर से बाहर चलना चाहिए, तुम इस दुनिया के लिए बनी हो नूर। नूर का दिल उछल पड़ा, लेकिन उसने ये सोचा भी नहीं था कि ये मुमकिन हो सकता है। मैं जा नहीं सकती, टावर मुझे रोक देता है। फारिस ने टावर के बेस पर झांक कर बोला, ये टावर कोई जेल नहीं लगता, बल्कि किसी स्पेल का आउटकम लगता है। नूर ने चुप रहकर उसकी बात को दिल में उतार लिया। एक रात काली चुड़ैल फ्लोटिंग टावर तक आई। उसने हवाएं डार्क कर दी और बादलों को काले धुएं में बदल दिया। नूर डर के मारे चिहुक पड़ी। Who are you? काली चुड़ैल ने मास्क डाउन किया। उसकी आंखों में इतना अंधेरा था कि लगता था वो रोशनी को खा लेगी। मैं वो हूँ जिसका हक तुम पर है, काली चुड़ैल ने फुफकार कर कहा। लाइट ऑफ एलारा मेरी है। नूर समझ गई कि ये वही खतरा है जिसके लिए उसे टावर में छुपाया गया था। काली चुड़ैल ने टावर को एन्चांट कर दिया। आज के बाद कोई भी इस टावर में न आ सकता न निकल सकता। जब काली चुड़ैल चली गई, टावर के आसपास डार्क बैरियर बन गया, एक ऐसी वॉल जिसमें हवा भी फंसकर मर जाए। नूर के दिल में सिर्फ एक चीज घूम रही थी, फारिस अब यहाँ नहीं आ पाएगा। फारिस जब अगले दिन टावर आया, वो शॉक हो गया। फ्लोटिंग आइलैंड अब अंधेरों में डूब गया था। बैरियर ने उसे पीछे फेंक दिया। उसने चिल्लाकर कहा, नूर मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। लेकिन बैरियर ने आवाज तक अब्सॉर्ब कर ली। वो हर रोज अलग अलग स्पेल्स, रून्स और एंशिएंट डिवाइसेस यूज करता। पाथफाइंडर्स की ओल्ड बुक्स में फ्लोटिंग आर्किटेक्चर और बैरियर मैजिक के बारे में भी पढ़ा। उसने एक ही वाव लिया, चाहे कुछ भी हो, I will break that barrier। काली चुड़ैल हर रोज नूर से कहती, लाइट मुझे दे दो, तुम्हें आजादी मिल जाएगी। नूर डर गई थी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसके बालों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि होप कम हो रही थी, और रोशनी कम हो जाए तो लाइट ऑफ एलारा अनस्टेबल हो सकती थी। रानी अमारा तक ये न्यूज पहुंची। उन्होंने अपनी रिमेनिंग मैजिक का एक पीस ब्रेक किया और उसका सोल फ्रैगमेंट फारिस की तरफ भेजा। एक ग्लोविंग ब्लू बर्ड फारिस के सामने आया और बोला, फाइंड द हार्ट मिरर, ओनली इट कैन ब्रेक द वेल। फारिस ने बर्ड को सैल्यूट किया। I'll save नूर। हार्ट मिरर एक डेंजरस कर्स्ड फॉरेस्ट में था, जिसको शैडो वेल कहते थे। फारिस ने शैडो वुल्फ से लड़ाई की, थॉर्न स्पिरिट्स को हराया और एक छोटी ब्रोकन गॉडेस स्टैच्यू को रिपेयर किया, जो मिरर की गार्डियन थी। गार्डियन ने उसे एक ग्लोविंग फ्रैगमेंट दिया। If your heart is pure, the veil will break। फारिस ने उस पीस को अपने दिल के पास रखा और फ्लोटिंग टावर की तरफ दौड़ा। फारिस बैरियर के सामने खड़ा होकर बोला, नूर मैं आ गया हूँ। उसने हार्ट मिरर फ्रैगमेंट को एक्टिवेट किया। लाइट बीम बैरियर पर लगी। बैरियर क्रैक होने लगा। पहले एक लाइन, फिर दूसरी, फिर सारी वॉल टूट गई, जैसे पत्थर की स्टैच्यू क्रम्बल होती है। नूर बालकनी पर आ गई, आंखों में आंसू। I knew you'd come। उसने पहली बार अपने ग्लोविंग बाल बीच में लाकर टावर के एज पर फैला दिए और वो एक गोल्डन ब्रिज बन गए। फारिस ऊपर चढ़ गया। टावर अब फिर से रोशन हो गया। काली चुड़ैल आ गई, इस बार 3 पूरी ताकत के साथ। लाइट ऑफ एला मुझे दे दो। फारिस नूर के आगे खड़ा हो गया। You will have to kill me first। काली चुड़ैल ने डार्क फायर समन किया। नूर ने अपने बालों में से हीलिंग लाइट निकालकर फारिस की बॉडी के अराउंड रैप कर दिया। फारिस को दर्द नहीं होगा जब तक मैं जिंदा हूँ, उसने कहा। बैटल शुरू हुई। लाइट वर्सेस डार्कनेस। एक पल ऐसा आया जब काली चुड़ैल का डार्क स्पेल नूर की तरफ बढ़ रहा था। फारिस ने बीच में आकर उस स्पेल को ब्लॉक किया। हार्ट मिरर फ्रैगमेंट ग्लो हुआ और स्पेल बैकफायर हो गया। काली चुड़ैल की डार्क एनर्जी फट गई और वो हवा में स्मोक बनकर विलुप्त हो गई। बैटल के बाद टावर का एन्चांटमेंट खत्म हो गया। फ्लोटिंग आइलैंड नीचे उतर गया, मेडो में सॉफ्टली लैंड कर गया।
नूर ने जमीन को पहली बार छुआ। मिट्टी की स्मेल, हवा की सॉफ्टनेस, फूल की नरम सी टच, एवरीथिंग फेल्ट लाइक मैजिक। फारिस ने उसका हाथ पकड़कर कहा, वेलकम टू द वर्ल्ड प्रिंसेस। नूर मुस्कुराकर बोली, आई वॉज नेवर मेंट टू स्टे लॉक्ड अवे, आई वॉज मेंट टू शाइन हियर। रानी अमारा भी आ गई। उन्होंने दोनों को गले लगाया। माई डॉटर इज फाइनली फ्री। एलारिया किंगडम में फेस्टिवल्स हुए। लोगों ने नूर को अपना लाइट ब्रिंगर डिक्लेयर किया। और जब वो फारिस के साथ रात को लेक के किनारे बैठी, वो सोच रही थी, पहली बार मैं जी रही हूँ, न कि बस एग्जिस्ट। प्रिंसेस नूर और फारिस ने मिलकर एलारिया का नया एकेडमी बनाया, द हॉल ऑफ लाइट एंड पाथ्स, जहाँ हीलिंग और एक्सप्लोरेशन की मैजिक पढ़ाई जाती थी। नूर के बालों की रोशनी अब भी जगमगाती रहती थी, लेकिन अब वो फ्रीडम और हैप्पीनेस की रोशनी थी। और फारिस हमेशा उसके साथ होता था, उसका प्रोटेक्टर नहीं, उसका इक्वल पार्टनर। काली चुड़ैल का नाम लोग धीरे धीरे भूल गए, लेकिन नूर और फारिस की कहानी कभी नहीं भूली गई। नूराबाद के किनारे एक शांत सी घाटी थी, जहाँ एक पुराना सा घर खामोशी के साथ खड़ा रहता था। सुबह की हल्की हवा जब उस घर से होकर गुजरती तो ऐसा लगता जैसे दीवारें भी सांस ले रही हों। शाम के समय जब सूरज धीरे धीरे ढलता, उस घर की दीवारों पर नरम रोशनी की परछाइयां बन जाती। ऐसा महसूस होता जैसे समय वहां आकर थोड़ा ठहर जाता हो। इसी घर में आयला रहती थी। आयला का दिल सुबह की रोशनी जैसा नरम था। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक गहरी सी समझ होती थी। वो अक्सर खिड़की के पास खड़ी होकर आसमान को देखती रहती, कभी बादलों को गिनते हुए, कभी तारों के बारे में सोचते हुए, जैसे आसमान उसकी बातें सुन लेता हो। आयला की जिंदगी बाहर से साधारण लगती थी, लेकिन अंदर से काफी भारी थी। उसके दिल में सवाल थे, मगर शिकायत नहीं। उसके चेहरे पर थकान होती थी, मगर गुस्सा नहीं। वो चुप रहती थी क्योंकि उसे लगता था कि हर बात कहना जरूरी नहीं होता। आयला की सौतेली माँ महीन का रवैया उसके साथ हमेशा थोड़ा अजीब रहा। महीन के शब्दों में मिठास होती थी, लेकिन उसकी आवाज में ठंडक महसूस होती थी। वो आयला को देखती तो मुस्कुराती जरूर थी, मगर उस मुस्कान के पीछे अपनापन कम होता, जैसे वो बस एक फर्ज निभा रही हो। महीन अपनी असली बेटी मायरा से बहुत ज्यादा लगाव रखती थी। मायरा जब घर में चलती तो लगता जैसे सारी रोशनी उसी के साथ चल रही हो। हर दिन नया फैंसी कपड़ा, नए रंग, नए डिजाइन, कभी गुलाबी, कभी सुनहरा, कभी चमकदार नीला। वो गर्दन थोड़ी सी झुकाकर चलती, जैसे हर पल किसी फैशन शो का हिस्सा हो। महीन मायरा को देखकर खुश हो जाती, जैसे सब कुछ बिल्कुल सही हो। उस समय घर में हंसी आ जाती, बातें नरम हो जाती। लेकिन जैसे ही आयला सामने आती, माहौल बदल जाता। महीन की आवाज़ थोड़ी तेज और ठंडी हो जाती, जैसे किसी ने दिल के दरवाजे बंद कर दिए हों। घर की ज्यादातर काम आयला के हिस्से में आ जाते। बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, पानी लाना, छोटी छोटी जिम्मेदारियां संभालना। महीन कहती, तुम मजबूत हो, तुम सब संभाल सकती हो। आयला बिना कुछ कहे सिर हिला देती। उसे लड़ना पसंद नहीं था, वो बस शांति चाहती थी। उसके अंदर एक छोटी सी उम्मीद हमेशा जिंदा रहती, वही उम्मीद जो उसे हर सुबह उठने की ताकत देती। वो सोचती कि शायद समय के साथ सब कुछ बेहतर हो जाएगा, शायद लोग बदल जाते हैं, शायद दिल नरम हो जाते हैं। घर के पीछे एक छोटा सा जादुई बाग था। वहाँ रंग बिरंगे फूल खिलते थे और हवा में हल्की सी खुशबू रहती थी। जब आयला बाग में जाती, फूल हल्की हवा में हिलकर जैसे उसका स्वागत करते। वो रोज थोड़ी देर वहाँ रुकती, मिट्टी साफ करती, सूखे पत्तों को हटाती और फूलों से धीरे धीरे बातें करती। कभी वो उनसे अपनी थकान साझा करती, कभी अपने सपने, कभी बस चुपचाप बैठकर उनकी खुशबू महसूस करती। बाग आयला के लिए सिर्फ एक जगह नहीं था, बल्कि एक एहसास था, एक ऐसी जगह जहां वो खुद बनकर रह सकती थी। रात के समय जब घर में सब सो जाते, चांदनी बाग को चमका देती। आयला खिड़की के पास खड़ी होकर नीचे देखती और सोचती, काश मेरी जिंदगी भी इतनी ही रोशन हो। उस समय उसकी आवाज़ हल्की होती, लेकिन उसके ख्याल गहरे होते। एक दिन गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, घर का पानी खत्म हो गया, मटका खाली पड़ा था और हवा भी भारी लग रही थी। महीन ने गुस्से में आवाज़ लगाई, आयला, पानी लाने का वक्त हो गया। इस बार उसने साधारण कुएं का नाम नहीं लिया, उसने शीशे वाली घाटी का जिक्र किया।
लोग कहते थे कि शीशे वाली घाटी कोई आम जगह नहीं है, वहाँ एक अजीब सा चश्मा है और उस जगह की मिट्टी में पुराना जादू छुपा हुआ है। कुछ लोग कहते थे कि वहाँ सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनका दिल साफ हो। आयला ने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप मटका उठाया और दरवाजे की तरफ चल पड़ी। बाग के फूल हल्की हवा में हिले, जैसे उसे हिम्मत दे रहे हों। आयला ने एक गहरी सांस ली और रास्ते पर चल दी। रास्ता शुरू में सूखा और कठोर था, जमीन फटी हुई लगती थी, लेकिन थोड़ी दूर आगे जाकर हवा ठंडी होने लगी, जमीन नरम होती गई। पक्षियों की आवाज तेज हो गई, जैसे वे कोई छुपा हुआ राज बता रहे हों। दूर से एक जगह चमकती हुई नजर आई, रोशनी कुछ अलग सी थी। आयला का दिल तेज धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि वो शीशे वाली घाटी के करीब पहुंच चुकी है। यही वो जगह थी जहां से उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। आयला धीरे धीरे शीशे वाली घाटी के भीतर बढ़ी। आज उसके कदम पहले जैसे नहीं थे। हर कदम के साथ उसे लग रहा था जैसे जमीन उसे पहचान रही हो। हवा में ठंडी सी नमी थी, लेकिन उसके साथ एक अजीब सी गर्माहट भी महसूस हो रही थी। आसपास की रोशनी आम रोशनी जैसी नहीं थी, वो ज्यादा नरम थी, ज्यादा जीवित सी। घाटी के बीच एक छोटा सा तालाब था। उसमें पानी नहीं था, बल्कि नीली सी रोशनी धीरे धीरे बह रही थी, जैसे कोई झील सांस ले रही हो। आयला कुछ पल वहीं खड़ी रही। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन ये डर की धड़कन नहीं थी, ये किसी नए एहसास की धड़कन थी। जैसे कोई अनजानी आवाज उसे पास बुला रही हो, जोर से नहीं, प्यार से। जैसे ही आयला ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, हवा में हल्की सी कंपन हुई। उस कंपन के साथ ही रोशनी तेज होने लगी। अचानक रोशनी का एक गोल सा बुलबुला बना, जो धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगा। बुलबुला फटा और उसके भीतर से एक रोशन सी परी सामने आई। उसके कपड़े चांदनी जैसे सफ़ेद थे, जैसे रात की रोशनी से बने हों। उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं, लेकिन उस चमक में नरमी भी थी। उसकी आवाज़ बिल्कुल शाम की ठंडी हवा जैसी थी, हल्की मगर सीधे दिल तक पहुंचने वाली। मैं सोफिया हूँ, उसने धीरे से कहा। आयला कुछ बोल नहीं पाई। उसके शब्द जैसे रुक गए थे। वो बस उस परी को देखती रही। सोफिया मुस्कुराई और आगे बढ़कर बोली कि शीशे वाली घाटी हर किसी के लिए नहीं खुलती। ये जगह आवाज़ों को नहीं, दिलों को सुनती है। सोफिया ने बताया कि जो लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं, जो सिर्फ लेना जानते हैं और देना नहीं, उनके लिए यहाँ सिर्फ खामोशी होती है। लेकिन जो लोग चुपचाप सब्र करते हैं, जो अपना दर्द छुपाकर दूसरों का बोझ उठाते हैं, उनके लिए ये घाटी अपने राज खोल देती है। सोफिया ने हाथ उठाया और हवा में हल्की सी चमक फैला दी। तुम्हारा दिल साफ है, उसने कहा। तुम बिना शिकायत के काम करती हो। तुम्हारा दर्द चुप होता है, लेकिन बहुत गहरा होता है। आयला की आंखों में नमी आ गई। पहली बार किसी ने उसका दर्द बिना पूछे समझ लिया था। फिर सोफिया ने उसे एक अनोखा तोहफा दिया। आज से, सोफिया ने कहा, जब तुम सच और अच्छी बात बोलोगी, तुम्हारे शब्द फूल और छोटे छोटे रत्न बनकर गिरेंगे। तुम्हारी आवाज़ सिर्फ आवाज़ नहीं रहेगी, वो लोगों के लिए सुकून बन जाएगी। आयला ने हल्की सी घबराहट के साथ पूछा, अगर मैं गलत बोल दूं तो? सोफिया मुस्कुराई। इसीलिए तुम्हें ये वरदान मिला है, क्योंकि तुम बोलने से पहले सोचती हो। सच्चा जादू तब होता है जब हम किसी का बोझ हल्का करते हैं, उसे और भारी नहीं बनाते। इतना कहकर सोफिया की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। परी आसमान की ओर उड़ गई और घाटी फिर से शांत हो गई। आयला ने मटका भरा। इस बार मटका सिर्फ पानी से नहीं भरा था, उसका दिल भी भरा हुआ था। घर लौटते समय आयला का चलना बदल चुका था। उसके कदम हल्के लग रहे थे। घर पहुंचकर वो दरवाजे के पास रुकी और गहरी सांस ली। अंदर महीन और मेरा दोनों मौजूद थीं। महीन ने तेज आवाज में पूछा, इतनी देर क्यों लग गई? आयला ने धीरे से कहा, माफ कीजिए। जैसे ही ये शब्द निकले, उसके मुंह से एक छोटा सा फूल जमीन पर गिरा, फिर एक चमकता हुआ रत्न भी। कमरा अचानक बिल्कुल शांत हो गया। आयला ने पूरी कहानी बता दी। हर वाक्य के साथ फूल और रत्न गिरते रहे। महीन हैरान रह गई। मेरा पहले सदमे में थी, फिर उसके चेहरे पर जलन धीरे धीरे साफ नजर आने लगी। महीन के दिल में लालच जाग उठा। उसने सोचा कि अगर ये जादू उसके पास आ जाए तो सब कुछ उसके काबू में हो सकता है। मेरा ने भी जिद पकड़ ली। उसे लगा कि अगर आयला को ये सब मिल सकता है तो उसे भी मिलना चाहिए। जब मेरा शीशे वाली घाटी पहुंची, वहां की हवा बिल्कुल अलग थी।
उसने बिना सम्मान के बुलाया, बिना सब्र के मांगा। उसके शब्द तेज थे, गुस्से से भरे हुए, और घाटी ने उसे उसका असली चेहरा दिखा दिया। जैसे ही मैरा बोली, उसके मुंह से मेंढक और सांप निकलने लगे। वो चीखने लगी, घबरा गई। घर में अफरा तफरी मच गई। महीन डर के मारे कुछ बोल नहीं पाई। आयला का दिल भारी हो गया। उसी पल उसे समझ आया कि जादू सिर्फ तोहफा नहीं होता, वो एक जिम्मेदारी भी होता है। इसी बीच जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। एक दिन प्रिंस रेहान नूराबाद आए। उन्होंने आयला की खामोशी, उसकी सच्चाई और उसकी नरमी महसूस की। उन्हें लगा कि ये लड़की सिर्फ बोलती नहीं, बल्कि ध्यान से सुनती भी है। प्रिंस रेहान ने आयला को महल आने का निमंत्रण दिया। आयला ने पहले हिचकिचाहट महसूस की, लेकिन फिर सोचा कि शायद यही उसका नया रास्ता है। उसने हाँ कर दी। महल में आयला लोगों की बातें सुनने लगी। जब भी वो दिल से बोलती, लोग हल्का महसूस करते। कहीं फूल गिरते, कहीं रत्न चमकते। सोफिया का जादू अपना काम कर रहा था। वक्त के साथ नूराबाद, महल और शीशे वाली घाटी एक ही कहानी बन गई। महीन को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और मैरा ने भी धीरे धीरे बदलना सीखना शुरू कर दिया। और आयला हर रात आसमान की ओर देखकर सोचती कि असली जादू किसी मंत्र में नहीं, बल्कि दयालुता में होता है।